Is GPA the criteria for success? तो आपको करंट जेन जी से क्या मसला है? तो आप कहते हैं कि शादियां नहीं करते, हाँ, टाइम पे नहीं आते, हाँ। तो अगर नहीं करते शादियां तो उनकी मर्जी है, आपको क्या लगे इस बात? मैं जाता हूँ, मैं इनको 15-20 मिनट के लिए गले मिलता हूँ, अम्मी मुझे प्यार करती हैं, एक इधर मैं मुझे ये हैप्पीनेस है कि मेरा अल्लाह मेरे से खुश हो रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को टाइम दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उमर साहब जो टाइम के साथ समझ आती हैं। हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वो जो है 14 साल की उम्र में वो फलसफा समझ आ जाए। जब फ्लाइट पे जा रहे होते हैं तो पायलट के मैं एजेंसी हूँ, मैंने उड़ाना ही नहीं जहाज, कर लो जो करना। Would you go to that airline? कहते हैं सर छोड़े इनकी बातें, इनको अकल नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, जिसको आपने छोड़ दिया ना उसके नसीब में ही गिरना था। ओए होए। देखें, कंफर्ट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो बाबा ये जो लैम्बोर्गिनी गाड़ी है ना बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने कहा यार तुम्हारी बड़ी ज़बरदस्त चॉइस है, वैसे बेटा कमाना और ले लेना। तो हम क्यों इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं? जो बच्चा 2.5 GPA लेता है, जो 4 GPA लेता है, दोनों की डिग्री इक्वल होती है। पाकिस्तान इतना महंगा नहीं है, आप बाहर जाएं 8 करोड़ की डिग्री है। ऐसे ही है। आपने मुझे 2-3 ऐसे रिमार्केबल काम बताने हैं अपने, जो आपने ऐसा किया हो कि यार वाओ हो गया हो। कि मेरा रोजगार तो मेरे हाथ में है ही नहीं। सही है। मेरा रोजगार तो अल्लाह के हाथ में है। आपने लोगों के लिए काम करना है, लोग और सारे फैक्टर्स आपके लिए काम करेंगे। फ्यूचर के बारे में जो बुरी बात ही है कि यू डू नॉट नो। ठीक है। अच्छी बात क्या है? नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट इट। रोजी को लात मारनी नहीं होती है, रोजी को मैनेज करना होता है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को ठुकराना भी कुफरानी नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको ये तो नहीं कहा कि इस रोजी को लात मारो और को जी मुझे रिस्क अल्लाह देगा और मैं अनकैलकुलेटेड रिस्क ले लूँ। कि आप टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएं, दिस इज योर राइट। लेट आएँ, उसको मेकअप करने के लिए लेट जाएं, ये कोई मज़ा नहीं है। ना मैं नाइट आउट जाता हूँ, ना मैं नाइट क्लब जाता हूँ, ना मैं ड्रिंकिंग करता हूँ, ना मैं कोई और गलत काम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अब्बास। मेरे साथ आज मौजूद हैं उमर गुमन साहब, जो कि कंट्री हेड हैं सैमसंग के मोबाइल यूनिट के। तो आइए इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी उमर साहब, वालेकुम अस्सलाम अली, हाउ यू डूइंग? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप सर कहाँ पैदा हुए और आपके वालिद साहब क्या करते थे? आपका बचपन कैसा गुज़रा और आप किस स्कूल में थे और आपकी बचपन की क्या ख्वाहिशात थी? हम इस पे बात नहीं करेंगे That's good. क्योंकि Very good. काफ़ी बातें हो गई इस पे आपके हाँ, साथ। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने, मैं सोचा था ये इट्स गोना बी अ रिपीट टेलीकास्ट है। क्योंकि आपने मुझे कल ही कह दिया था, उमर साहब ने मुझे कल ही कह दिया था कि मेरी जो सक्सेस स्टोरी है वो काफ़ी रिपीट हो गई है, तो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो फिर मैं तैयारी करने लग गया। अब जब मैंने करनी शुरू की तो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आ गए। अब वो आपको करने पड़ेंगे फेस। आप टोकन खेलते थे बचपन में? वो तो याद है टोकन वाली गेम होती थी, हाँ, हाँ, 1 रुपए वाली, जो 100% टोकन मैं मिलता था। कंग फू मास्टर का चैंपियन था। अच्छा। अब कंग फू पांडा आ गया, मैं कंग फू मास्टर का चैंपियन था। आई वुड टेक वो जो शहज़ादी छुड़ानी होती थी, मैंने शहज़ादी छुड़ाई हुई है। बचपन से छुड़ानी शुरू कर दी थी आपने? फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फिफ्थ फ्लोर पर जाके मेन जो ड्रैगन्स को मारते हैं वो मैं कंग फू मास्टर चैंपियन था मैं। कितना टाइम लगाते थे वहाँ पे आप, याद है कुछ? आवर्स अच्छा। में बारी नहीं आती थी ना। टोकन पहले आपने लगा के जब लाइन में लगे बैठे थे, फिर जब जिसका खत्म होता था फिर लड़ के टोकन बीच में घुसाना होता था। तो या और मेरे बड़े भाई जो हैं, जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, वो हमसे भी बड़े चैंपियन थे। वो हमें कॉलेज से पिक करते थे और हमें लेने के लिए आते थे और लेके सीधा वीडियो गेम पे चले जाते थे। सही है। तो और उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s। जी जी। तो हम वहाँ जा रहे हैं और वजाद भाई खेल रहे हैं और हम उनको देख रहे हैं और उसके बाद फिर हमारी भी बारी आती थी। फिर कहते थे अच्छा तुम ऐसा करो, तुम दूसरे वाली पे खेल लो। तो वो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग वादत रोड पे लाहौर में रहते थे। तो वहाँ से हम लोग सीधा कब बाज़ात वजाद भाई के दोस्त हमें पिक करने के लिए आते थे कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त गेम चल रही है, तो हम जाके खड़े हुए थे। अम्मी को भी पता होता था कि यार ये आराम से नहीं आएंगे। 1:30 बजे, 12:30, 1-1:30 छुट्टी होती है, तो हम 2:30-3 बजे घर पहुँचते थे। तो आपके बुज़ुर्ग वालिदैन आपके उस वक्त एतराज़ करते थे आप पे कि आप इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, तबाह हो जाओगे, ऐसी बातें होती थी? वहाँ मुझे अब याद पड़ता है कि अम्मी अब वर प्रीटी ओके अच्छा। विद लॉट ऑफ थिंग्स। गुड्डियाँ उड़ानी है, मतलब मुझे याद पड़ता है कि जैसे ही हम आते थे स्कूल से, तो सीधा पतंगबाजी के लिए चढ़ जाना। और ये बाहर का पूरा साल ही बाजी होती थी कभी। ठीक है। तो वो किया। वीडियो गेम्स भी ठीक थी। रिजल्ट्स वर अबव एवरेज।
Wajad bhai, my elder brother, was always a superstar with the highest IQ, and we would look up to him. Not कि उन जैसा होना है, हम कहते थे यार एक ने पोजीशन ले ली, हमें क्या जरूरत है लेने की. सही है, तो हम लोग we अच्छी were अप्रोच okay. है वैसे। हम लोग बिल्कुल, मैंने अपने बच्चों को भी कहा भाई कोई टॉप शॉप करने की जरूरत नहीं, I'll disown you if you ever top. तो मेरा बेटा मुझे कहता, मैंने कहा मेरी बात सुन, मेरा लम्स में भी 3 GPA आया था, लम्स से पहले मैं एक मास्टर्स किया था, उसमें मेरा 3 GPA आया था, CGPA. इससे ऊपर आया ना तो मैं तुम्हें डिसऑन कर दूंगा, और टॉप तो बिल्कुल भी नहीं करना. तो मेरा बेटा मुझे कहता कि बाबा बात सुने, आपका बेटा हूँ, 3 GPA से ऊपर तो कभी भी नहीं आ सकता, अगर आ गया तो चेक करा लीजिएगा, आपका बेटा नहीं हो सकता. बड़ा अच्छा जुमला बोला है इज वैसे। वेरी क्लियर के जबरदस्त। हमने बिल्कुल, और आ भी सकता है, लेकिन बात है कि देर अदर थिंग्स इन लाइफ एज वेल. सो अब यू कैन नॉट बी ए किताबी कीड़ा और थीटा बन के सारा टाइम यूनिवर्सिटी में बैठे रहो एंड मिस द होल एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्सिटी. सो आई एम, अभी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं समी, हुज कोका कोला के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी. ही इज़ एन एस प्रोफेशनल. मेरे घर रात को डिनर पे थे, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि मेरा 3 GPA, तो उन्होंने कहा मेरा 2.4 GPA था. नाउ इज GPA द क्राइटेरिया फॉर सक्सेस? ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल young, 41 years old. I'm 52. He is way ahead of me. So in his life, मैं 41 साल की उम्र में मैं इस पोजीशन में नहीं था. He is there and he's doing his second MD-ship. कोका-कोला से पहले वो I think एक और कराची में कॉर्नलेट बिस्किट हैं, वहाँ पे थे. But the thing is this, तो that कहा जा सकता है आप अपने ज़माने की जेन ज़ी थे। या कह सकते हैं, but kind of were we as rebellious as they are? I don't know, but we वो were. तो ज़मानों को तो कंपैरिजन में देखा जाएगा हाँ, ना। कंपैरिजन में देखा जाए तो आई थिंक वी शुड हैव बीन, हम अगर देखा जाए तो वी कुड हैव बीन द जेन ज़ीज ऑफ दिस टाइम, दैट वी कुड बी इररिस्पांसिबल, we could be not overperforming in education, we could be making mistakes, घर से गायब हो जाते थे बस खाद. अच्छा, उस ज़माने में शायद ये होता था कि अब हमें अपने बच्चों की ज़्यादा परेशानी होती है, बिकॉज सिंस वी हैव द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, तो यार मुझे बताओ कि किधर हो, कहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ नहीं हो, हर मिनट की खबर, ये सारा कुछ हो गया. मेरी बच्ची लम्स में पढ़ती है, लम्स में हम जब द मोमेंट शी एंटर्स लम्स, तो हमें कहता है बस नाउ शी इज सेफ, सो वी डोंट वांट टू नो वेयर शी इज. फिर बाद में पता चला होगा कि वहीं अनसेफ है। नहीं, सेफ है. अच्छा, सेफ है। Oh, very safe. Lums is unbelievable place. So आप खुद ही वहीं से पढ़े? मैं खुद भी लम्स से पढ़ा हूँ. It is a safe haven for kids who are inside the campus, and for the girls absolutely. But as a parent, मेरे से इससे बड़ी ज़्यादा कोई satisfaction नहीं है कि मेरा बच्चा वहाँ जा रहा है एंड सुबह जाते हैं उनको निकालना पड़ता है, बेटा आ जाओ वापस, अभी मेरा रन है, अभी उन्हें स्विमिंग करनी है, अभी मेरी टीम के साथ है, मैं एक और क्लब चला रही हूँ, तो उसने वो इंटेलेक्चुअल क्लब सारा कुछ किया हुआ है, एंड लर्निंग एट द सेम टाइम, एंड आई सी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्वाइट अ लॉट. सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी. तो आपको करंट जेन ज़ी से क्या मसला है? करंट एक तो आप कहते हैं कि शादियां नहीं करते, हाँ टाइम पे नहीं आते, हाँ, तो अगर नहीं करते शादियां तो उनकी मर्जी है, आपको क्या लगे इस बात नहीं से? उनको पता चलेगा बाद में जाके कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है. नहीं, ये हो सकता है आपके लिए अच्छी हो। आपने अभी खुद ही कहा है मुझे कि सब चीज़ों को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, एक चीज़ हर किसी पे नहीं लगती. तो आपको जो अपने लिए अच्छी लग रही है, आप कह रहे हैं कि जी वैसे बन जाओ. नहीं, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, यू कैन पुट इट दिस वे, बट मैं समझता हूँ कि इफ़ दे डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग मैरिड टू द राइट पर्सन, बिल्डिंग देयर लाइफ टुगेदर, अपने आप को इवॉल्व करना एज टू ह्यूमंस टुगेदर, और अगर अल्लाह ताला आपको औलाद दे दे तो ब्रिंगिंग अनदर ऑफस्प्रिंग इन दिस वर्ल्ड, उनको इवॉल्व करना, और फिर सोसाइटी में आपकी एक्सेप्टेंस एज अ वेल राउंडेड पर्सन वो बढ़ भी सकती है, इज़्ज़त बढ़ सकती है. एंड जो आप में अपने में कमियाँ होती हैं वो आप अपनी औलाद के अंदर उसको बेहतरी लेके आते हैं, एंड देन यू ब्रिंग अप एन इंडिविजुअल which has the capability to shape the future or maybe the world. So I think ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. ये आपकी सोच है? ये मेरी सोच है और ये बड़ी पॉजिटिव सोच है. अच्छा, ये आप कह रहे हैं ना पॉजिटिव है, ये तो आपकी आप खुद से समझ रहे हैं जी, आपके जी. पॉजिटिव है.
इस पे जो उनकी राय है वो ये है कि ये दुनिया बहुत मुश्किल है, क्राइसिस हैं दुनिया में, बेरोज़गारी है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, और मैं एक इंसान को मज़ीद ला के दुनिया में क्या करूँगा, और उसी को पैदा करके रिस्पॉन्सिबल बन के और अपनी ड्यूटीज़ दे के मैं फंस जाऊँगा। मैंने दुनिया में ट्रैवल करना है, एंजॉय करना है, मैंने किताबें पढ़नी है, या मैंने कोई किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, तो मैं क्यों ज़िंदगी में खुद ही एक ऐसे शख्स को लेके आऊँ और फिर उसको पालूँ और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उनका थीसिस है। देखिए दिस इज एंड इफ समबडी वांट्स टू डू दैट इट्स अ फ्री वर्ल्ड। हाँ ये कोई फर्ज नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। मेरा तो नहीं, आप बड़ी सजेशन है। कन्विक्शन से बात कर रहे होते हैं और हर दफ़ा इस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं जी इस बिल्कुल। पॉइंट पे। देखिए सिलसिला ये है कि जो बच्चे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं शादी करते हैं बड़ा लेट और वो रियलाइज़ करते हैं कि ये तो हमें पहले कर लेनी चाहिए थी। आई नेवर फाउंड ट्रू लव, राइट। ये भी एक है, आपने शादी नहीं की तो ट्रू लव कहाँ से मिल सकता है। एंड आपको अगर आपको औलाद मिल जाए आपको आइडिया ही नहीं है कि आप किसी चीज़ से इतना प्यार कर सकते हैं। सर वो आइडिया लेना चाहते ही नहीं, तो दैट्स उनकी वांट ही नहीं है। दैट्स द चॉइस। बट मैं आपको देखिए मैं इसको ना मैं लेट मी जस्ट रीफ्रेज करें इट। करें। मैं एनालॉजी एक यूज़ करता हूँ। जी जी। माई मदर कॉल्स मी, आई एम 52 एंड माई मदर कॉल्स मी, और मैं उनसे जाके मिलता हूँ। मैं रोज़ अपने पेरेंट्स से मिलता हूँ 98% ऑफ टाइम्स, इसलिए कि मैं पिछले 2 दिन से नहीं मिल पाया क्योंकि मैं रात को लेट आ रहा हूँ 11 बार। पेरेंट्स सो जाते हैं 11 बजे। उनका घर बिल्कुल मेरे घर के साथ है। मैं जाता हूँ, मैं इनको 15-20 मिनट के लिए गले मिलता हूँ। अम्मी मुझे प्यार करती हैं, एक इधर एक इधर। अगर मैंने देखा कि जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो ना मुझे, जब अगर मेरा बाजू उनके मुंह के पास है तो मुझे प्यार करती हैं। ठीक। एंड आई नो शी लव्स मी, बट आई टेल हर कि आई नो कि मुझे पता है काको मेरे से बहुत प्यार है, लेकिन जो मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूँ मैं ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, आई नो बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ हर लव। मुझे उनसे सिर्फ 10-15 मिनट में बैठता हूँ उनके पास, उन दोनों के दरमियान में जाकर मैं लेट जाता हूँ। वो अगर मैंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट बनाई उनके साथ ही बैठ के बना रहा हूँ, और अब्बू जो हैं कह रहे हैं यार ये क्या वॉर हो रही है, ये क्या है, फजूल बातें हैं। सही है। तो ये वो एक दो बातें वो परेशान भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। मैं छोड़ें डैड इस बातें, अम्मी क्या हुआ, ठीक, कोई सब्जेक्ट नहीं है डिस्कशन करने के लिए। माई प्रेजेंस फॉर 15 मिनट्स एंड दिस गिव्स देम सो मच हैप्पीनेस, राइट। मुझे ये हैप्पीनेस है कि मेरा अल्लाह मेरे से खुश हो रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स को टाइम दे रहा हूँ। अच्छा, मैं रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, और मैं अपने मदर से कहता हूँ कि आप जितना मेरे से प्यार करती हैं मैं अपने बच्चों को उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इट इज़ सच एन अनइमेजिनेबल quantum of satisfaction and love that you get from your kids, and you can share goals, you can share life achievements with someone who does not compete with you as your partner। आपकी जो वाइफ होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, उनके हस्बैंड। तो मैं समझता हूँ कि ये चॉइस है, बट दिस इज देयर चॉइस। इफ दे डोंट वांट टू डू इट, इफ दे वांट, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ यार एक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, टॉप ऑफ द लाइन रेस्टोरेंट है, क्या खाना है वहाँ पे, जी मस्ट ट्राई। ठीक है। वो कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, योर चॉइस। हाँ, तो मैं वो कह रहा हूँ कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू हैव लेकिन ये ग्रेटेस्ट भी तो हो मोमेंट्स इन सकता है ना कि वो जो खाना आपने खाया है आपको अच्छा लगा हो, उनको खाना अच्छा लगे ही ना। लाइफ। हाँ, ये हो सकता है। वो ये तो किसी और रिलेटिव रेस्टोरेंट टर्म है चले, ना। किसी और रेस्टोरेंट जैसे चले। आपने अभी कहा कि ये हो सकता है कि इनको 30 साल के बाद पता चले कि यार हमने बहुत चीज़ मिस कर दी, हाँ, कोई बहुत अच्छी चीज़। एग्जैक्टली। तो ये तो आप खुद कहते हैं कि मैंने खुद अगर 30 साल पहले अपनी ऐसी प्लानिंग की होती कि अगर मैं फाइनेंशियल डेवलपमेंट अपनी कर चुका होता और लाइफ में आज़ाद हो चुका होता और मैं शायद जॉब ना कर रहा होता। हाँ, आप भी तो यही कह रहे हैं। 100%। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उमर साहब जो टाइम के साथ समझ आती हैं। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वो जो है 14 साल की उम्र में वो फ़लसफ़ा समझ आ जाए। आपने बड़ी आपकी इस कमेंट में सारा आंसर है जी जी। कि लेट देम। मैं आजकल एक बुक भी पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है लेट देम थ्योरी, मेल रॉबिन्स की। हाँ भाई उन्होंने नई शादी करनी ना करो, लेट देम। हाँ। मेरा तो काम है मशवरा देना, बट लेट मी गिव यू द सजेशन और रिकमेंडेशन एज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए ना उनसे, सो आई एम जस्ट गिविंग सजेशन यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है। इफ दे डोंट वांट टू डू इट, लेट देम। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अच्छा, हज़ारों लाखों लोग ऐसे भी हैं जो मना कर रहे होते हैं
हाँ कहते हैं यार ना करना, मैं बड़ा फिर रुल गया हूँ। आप शायद लकी साहब तो अच्छी साहब हो गई ना, वाइफ अच्छी मिल गई, बच्चे अच्छे हो गए, सारे हालात ठीक हो गए। जिनके नहीं अच्छे होते वो कहते हैं यार ये बड़ा कुत्ता काम है, नहीं करना। आपको याद है ना कि वो जब शादी पे जाते हैं तो लोग कह रहे होते हैं यार हले भी सोच ले एक बारी फिर, अपने दोस्तों को कह रहे होते हैं। लेकिन चले हम आगे चलते हैं। अच्छा, ऐसा है कि हर ज़माने में जो बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं यूथ को, हमें भी करते थे। हम टोकन वाली बात मैंने इसलिए पूछी आपसे कि हमें भी ये क्रिटिसिज्म मिलता था, यार ये गेमा खेलते रहते हैं, अखां ख़राब हो जाएंगी, फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब ये जनरेशन आ गई है तो अब ये जेन ज़ी को जो है ना वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार ये बड़ी बदतमीज़ है, ये बात नहीं सुनते किसी की, और ये टाइम पे नहीं आते, ये कैसी जनरेशन है, ये कैसी यूथ है। आप भी ये करते हुए नज़र आते हैं। अगर आपको पता चल ही गया है कि ये जेन ज़ी ऐसी है और ऐसी ही है, जो ज़्यादातर लोग जैसे होते हैं फिर वैसे ही होते हैं, तो जो बुज़ुर्ग हैं, आपको बुज़ुर्ग तो नहीं मैं कह रहा, चलें सीनियर कह लेता हूँ। बुजुर्ग आप हो ही रहे हैं 50s में, अब क्या अच्छा चलें, बुज़ुर्ग क्यों नहीं एडजस्ट कर लेते अपने आप को जेन ज़ी के हिसाब से? अगर उनको पता है आपको उन्होंने आधा घंटा लेट आना है या 1.5 घंटा लेट आना है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आई एम हियर टू गिव द रिकमेंडेशन, इफ़ दे डोंट वांट टू फॉलो दे विल लूज बिग टाइम। देखिए इफ़ यू आर साइनिंग अप टू कम ऑन टाइम एट सम प्लेस, फिर तो आपने करना है। मैंने अक्सर ये कहा है कि आपने जब फ्लाइट पे जा रहे होते हैं तो पायलट के मैं एजेंसी हूँ, मैंने उड़ाना ही नहीं जहाज़, कर लो जो करना है। वुड यू गो टू दैट एयरलाइन? अंदर क्रू है, वो कह रहा है जी आप भूख लगी है, मैं जेंजी हूँ भाई, मैंने नहीं आपको सर्व सर्व करना, करना आई एम ठीक नॉट है, इन अ मूड, सही है। वुड यू एक्सेप्ट दैट? तो और फॉर एग्जांपल शेफ ने खाना बनाया और क्या जी आज मेरा नमक डालने का मूड ही नहीं नहीं है सही, है, मैं जेंजी हूँ। और जेंजी का क्या कसूर है, ये तुम्हारा अपने एटीट्यूड है, तुम्हारी अपनी स्लैकनेस है। ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि why would they want them to be categorized as someone who's slacker, ठीक है। irresponsible, does not show up on time? हम्म, But not everyone is like this. हमारे सही है। ज़माने में हम्म, हम भी बहुत सारे गलत काम करते थे, जी जिसमें पतंगबाजी करते जी थे, जी। होमवर्क नहीं करते थे, मार खाते अच्छा, थे। वैसे मैं तो इनको गलत नहीं समझता, हाँ, मैं तो उनको ग्रूमिंग समझता हूँ। नहीं ग्रूमिंग है, लेकिन हाँ जो डंडे पड़ते थे स्कूल के हाँ अंदर होमवर्क ना करने पे, वो ये जेंजी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे आज कोई प्रीच कर रहा हूँ जी जी। कि, और आप कह रहे हैं ना इनकी करेक्शन, तो बता दिया है, फॉलो करना है करें, नहीं करना तो सीख लें, लर्न द हार्ड वे, हम्म, इट्स टोटली अप टू देम। चलें ठीक है। हाँ अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में जो मालकान होते हैं या टॉप हेड होते हैं वो उन लोगों को ज़रा अपने करीब करीब रखते हैं ज़्यादा, जो उनके साथ जिनके एटीट्यूड बेहतर हो, जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो, और उनको सजेशंस भी ना ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं लग रही होती। ज़्यादातर वो उन्हीं के हसार में रहते हैं, जो अपने करीबी एक सर्कल बन जाता है उसमें। चलिए मैं स्टोरी शेयर कर देता हूँ आपसे, फिर उस पर फिर हम बात करेंगे। एक मालिक ने ना अपने 8 डायरेक्टर्स को बुलाया और पानी का एक प्याला रखा और पत्थर पकड़ा और वो फेंक दिया, और वो पूछना शुरू कर दिया सब ने कि बताएं ये क्यों डूबा है पत्थर, नंबर 1 से। वो कहता है जी इसलिए डूबा है क्योंकि ये पानी हल्का होता है, पत्थर वजनी होता है, वो गिर गया, सिंपल सी बात है। कहते नहीं, तुम्हें नहीं पता, तुम बताओ। दूसरे से पूछा, उसने कहा कि सर वो इसलिए डूब गया क्योंकि ये तो सिंपल सा कानून है कशिश शकल का, ऊपर से चीज़ आती है नीचे गिर जाती है। कहते हैं यार नहीं, तुम्हें नहीं पता, अच्छा तुम बताओ। कहते हैं सर छोड़े इनकी बातें, इनको अकल नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। जिसको आपने छोड़ दिया ना उसके नसीब में ही गिरना था। ओए होए होए। वो कहते हैं ये बंदा जो है ना बेहतरीन है। अच्छा, अब होगा ये कि इसने ना मालिक या हेड के ना दिल में अपनी जगह बना ली और करीब 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 जो है ना वो आता गया। अच्छा, जो हाईली टैलेंटेड होते हैं उनमें ज़रा थोड़ी सी ना एक ईगो होती है, एक क्रिएटिविटी होती है, एक उनको अपना मान होता है कि यार मुझे काम आता है। उस वजह से ना वो करीब जो है ना वो ऑनर्स के या डायरेक्टर्स के नहीं हो पाते। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि किस तरह से जो टैलेंट है उसकी इज़्ज़त की जाए और अपनी जो पर्सनल जो लाइकिंग है ना और डिसलाइकिंग है उसको साइड पे रखा जाए। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और मैं आपको एक चीज़, जिसका आईक्यू लेवल हाई होता है ना उसका ईक्यू लेवल लो होता है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि यार दे आर सो फुल ऑफ देमसेल्व्स कि वो कहते हैं यार आई एम राइट, आई हाँ, डोंट गिव अ डैम। यस। तो और जो जिनका आईक्यू लेवल लो होता है, जी जी।
वो दे मेक इट अप बाय मेकिंग मनूवरिंग जी, जी। एंड सो वो क्या होता है कि उनका ईक्यू लेवल बेहतर होना शुरू हो जाता है, वो उनको पता चलता है कि लोगों को मैनेज कैसे करना। तो मे बी मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मैं इसी स्टेटमेंट की बात करता हूँ कि जब सब लोगों ने देख ली, हो सकता है कि जिसने कहा ना जिसको आपने छोड़ दिया वो नीचे गिर गया, उसके नसीब में ही उसके डूबना था। नीचे डूबना था। एंड परहैप्स अगर वो बंदा उसके साथ कोई द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर साथ लेके आ जाता, हाँ। तो पता चलता कि ही नोज कि पिछले दो लोगों ने बात सही की है, लेकिन he knows what the boss wants to hear, and he also or she also brings in the element of humor in it कि मैं कोई गधा नहीं हूँ, but I'm just saying यार let's do it in a lighter manner, तो lighter tone। So humans को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इंटेलिजेंस तो अब AI आ गया है, AI इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग। हाँ। तो अगर आप अपने आप को 200 भी आपका 180 पे आपका हाईएस्ट IQ होता है, अब 200 IQ पे चले जाएं तो आप पागल हो जाते हैं। एक्चुअली पागल होते हैं का ज़्यादा हाई क्यों होता है इसलिए वो पागल होते हैं कि तो वो समझते ही नहीं है। अच्छा। तो नॉट ऑल बट आई एम फिर जस्ट उनको बुलाना शुरू कर दूं फिर? लेकिन वो फिर आपसे बात नहीं कर पाएंगे ना, अच्छा। तो वो चैलेंज नहीं ले पाएंगे अगर मैं कह रहा हूँ ये सही है ये सही है। ओके। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि हम ये देखना है कि चीज़ें चल कैसे सकती हैं आगे। अगर आपकी जो AI has taken over the intelligence जी, जी। section of our society, but how to plug and plant things and how to manage humans, वो तो सारी की सारी बात वो IQ की नहीं है, वो सारी की सारी विजडम की बात है। विजडम की सही है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आ रही है, वो रेगुलर इंटेलिजेंस की बात नहीं आ रही। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना जो दूसरा वाला पार्ट है उसको डेवलप करें, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द थिंग विच इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इन डिमांड गोइंग फॉरवर्ड। अब ये नहीं होगा कि आप गुड डेटा एनालिस्ट हैं तो आप सरवाइव कर जाएंगे। आप गुड डेटा एनालिस्ट हैं, आपका जो बहुत सारा काम है वो जब अपलोड होगा डेटा और उसको आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाल के आपको रिजल्ट दे देगा। डू आई नीड 10 डेटा एनालिस्ट और डू आई नीड वन? मे बी वन हु कैन डू 10, बट आई नीड समवन हु एक्चुअली यूजेस दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्स अप विद द राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज कि जी ह्यूमंस को आपने कोई चीज़ बेचनी है तो कैसे बेचनी है, सही है। ह्यूमन के लिए आपने चीज़ों को कैसे लेके जाना है। देर आर सो मैनी वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। मैं देखता हूँ कि हम भी अक्सर ऑफिस में बैठ के स्प्रेडशीट्स के ऊपर इतना कुछ कर लेते हैं लोग। अच्छा, चीज़ बिक नहीं रही और स्प्रेडशीट पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो आइडियली स्पीकिंग मैं फॉर एग्जांपल टेक डिवाइसेस बेचता हूँ, जी। या मैं फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ बेचता हूँ। मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ और गाड़ी में पता चलता है कि एक गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस हाई हैं, एक की मिड है और एक की लो की है। अच्छा, मैंने स्पेसिफिकेशन हाई वाली सोचा कि उसको मैं ज़्यादा प्राइस पे बेच लूँगा, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा जो सबसे लोवेस्ट स्पेसिफिकेशन वाली जो गाड़ी है ना वो बिक रही है, और मिड स्पेसिफिकेशन वाली नहीं बिक रही, और अपर वाली भी नहीं बिक रही। अपर वाली भी नहीं बिक रही। अपर वाली के लिए लोग ज़्यादा प्राइस देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि यार मैं एक काम करते हैं कि हम अगर लोअर स्पेसिफिकेशन वाली एक गाड़ी लेते हैं तो, और लोअर स्पेसिफिकेशन और हायर स्पेसिफिकेशन के दरमियान जो डेल्टा आ रहा है प्राइस का, उससे तो मैं एक छोटी मेरान खरीद सकता हूँ। सही है। तो कहेगा यार मैं लोअर स्पेसिफिकेशन प्लस मेरान खरीद के जाता हूँ, एक घर के लिए गाड़ी हो जाएगी। अच्छा, डेटा ये कह रहा है कि पिछले साल हाई स्पेसिफिकेशन वाली गाड़ी बिकी थी, आपने पकड़ के अपनी फोरकास्टिंग की और आपने सारी निकाल दी, और आप यू डिड नॉट गो टू द मार्केट, यू डिड नॉट फिगर आउट कि मार्केट कंडीशंस क्या चल रही हैं। सही है। लोगों को अब ये लग रहा है कि उनको एक ईवी चाहिए और उसके साथ एक छोटी गाड़ी चाहिए। छोटी गाड़ी इसलिए चाहिए कि घर के आने जाने के लिए, और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चाहिए। बट यू आर ट्राइंग टू सेल द बिगर कार बिकॉज यू थॉट लास्ट ईयर ये ज़्यादा बिक रही थी। सही है। तो डेटा तो आपको कुछ और बता रहा है, प्रोबेबिलिटी भी उसने बता दी, लेकिन उसने ह्यूमन साइकोलॉजी को पिक नहीं किया जो कि बिल्कुल रीसेंट फिनोमेना है। यस, बिल्कुल। दैट्स वेयर द ह्यूमन इंटेलिजेंस कम्स इन, एंड दैट्स वेयर द डेटा फेल्स। अभी भी डेटा फेल हुआ आपके सामने, जब वॉर हुई है। हाँ, ईरान का जो डेटा उनके पास आया था वो गलत था। वो तो बिल्कुल ही गलत हो गया। हाँ, डेटा फेल हो गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल, पर्सनल विजडम नहीं था उसमें।
अब वो जो आजकल मैं जनरली पॉलिटिक्स वो बात नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ. एक्चुअली द बिगेस्ट आर्मी ओवर देयर इज ट्रेन्ड फॉर ब्लू वाटर्स. वो कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार हैं. वो एक किस्म की वाटर गुरेला वॉर के लिए तैयार नहीं है जिसमें कम डीप पानी के अंदर आपने लड़ना है. जी जी. ये लोग तैयार हैं. ये हज़ारों साल, ये आपकी सिविलाइजेशन नहीं है, हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन है. हु वुड नॉट लेट एनीवन एंटर. उन्होंने कई बड़े बड़े बुर्ज गिराए हुए हैं. तो कहने का मकसद ये है कि हम समझते हैं लुकिंग एट द डेटा कि मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और मैं समझता हूँ या समझती हूँ कि कोई आई फिगर्ड इट आउट, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज इट. एंड देन यू रियलाइज कि ग्राउंड रियलिटीज़ आर डिफरेंट. ग्राउंड रियलिटीज़ कैसे पता चलेंगी? ग्राउंड रियलिटीज़ आपको पता चलेंगी बाय गोइंग ऑन ग्राउंड एंड फिगरिंग आउट. ग्राउंड पे उतर के. ग्राउंड पे उतर के. और मैं ये नहीं कह रहा बहुत हार्ड वर्क करें. हाँ. मैं कह रहा हूँ टेक अ डिपस्टिक स्टडी एंड ट्राई टू लुक एट थिंग्स. जैसे ही आप देखते हैं चीज़ों को आपको समझ में आता है, माई गॉड द डेटा इज एब्सोल्युटली राइट, दैट इज गिविंग मी विजिबिलिटी. काम हो गया. अब I'm going to use it. How am I going to use my human intelligence? And things are going to get better. तो इसमें IQ ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए EQ और wisdom चाहिए. तो it is both are important. And I think human wisdom is more important. एक ज़िमनी सवाल है, आप कॉफ़ी लेते हैं साथ साथ? हाँ, sure. एक ज़िमनी सवाल आया, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ. आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, आपका विजडम, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स हैं वो देखते हुए मुझे एक बात की हैरानगी हुई है कि इतना एंटरप्राइज जिसकी पर्सनैलिटी है एक प्रोफेशनल की, ही स्टिल डूइंग अ जॉब. क्योंकि जो आप जैसे लोग होते हैं वो तो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो तो कुछ बिजनेस लेके आते हैं. क्योंकि अब आप एक स्टेप अहेड हो गए हैं एज अ प्रोफेशनल. प्रोफेशनल क्या करता है? अपना काम किया, पैसे को कैलकुलेट किया, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिखाया, अपनी तनख्वाह बढ़ाई, घर आ गया. अब आपका जो माइंडसेट है, यू वांट टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी. अपना विजडम, अपना प्रोफेशनल करियर के हवाले से आप गाइड करना चाह रहे हैं. ये मुझे थोड़ा सा ना तजाद लग रहा है. ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और मैं भी यही हैरान हूँ कि मैं 30 साल कैसे नौकरी कर गया. एंड जब मैं अब डेटा तो ये कह रहा है कि मुझे, आपको सामने से डेटा ये कह रहा है जी कि आई शुड हैव बीन एन एंटरप्रेन्योर. यस. ठीक है, मैं इंस्पायरिंग हाँ. सिचुएशन अभी भी कर रहा हूँ. मैं टाइम निकाल के लोगों को इंस्पायर करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करता हूँ. और दलेरी है आप में, कर रहा हूँ. और 20 घंटे काम करने वाला आपके अंदर जज्बा है. सब कुछ है. लेकिन एंड लाइक आई सेड, जो मिस्टेक जेनजी भी करने वाले हैं कि हम किसी एक नाकाम बंदे को देख के कहा कि मैं अब नाकामी वाली जिंदगी नहीं गुजारूंगा, इसलिए मैं ये करूंगा ही नहीं. डर गए ना, एक्चुअली भाग गए. इसे कहते हैं भगौड़ा. तो भगौड़े वो शादी से डर रहे हैं एक्चुअली. डरो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, उनको ये कह रहा हूँ भगौड़े मत बनो. अच्छा. इसी तरह मैं सोचता हूँ कि करें सर, ऐसे ना करें. लगता है आपकी शादी नहीं हुई. आपकी शादी हुई है. किसी की चॉइसेस को जो है ना वो भगौड़ा ना गए, उसकी वजह ये है कि उसकी चॉइस ही नहीं है. मैं अक्सर कहता हूँ डर गया, शादी से डर गया. शादी से क्यों डर गया? करो ना शादी यार, आओ हमारे लेवल पे आके बात करो. यार एक बंदा वैसे कंफर्टेबल है, वैसे उसकी ख्वाहिश ही नहीं है. देखें, कंफर्ट इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर. वो आप कह रहे हैं ना, वो हो सकता है, वो भगोड़ा हो सकता है, वो आपको समझते हो कि यार आपने एक रूटीन सी लाइफ को चूज़ किया है, आई एम स्पेंडिंग अ डिफरेंट लाइफ. उनकी नज़र में हो सकता है वो आपको ऐसा समझ रहे हो. मैं कंफर्ट पे, आपने ना अपने पे क्वेश्चन लिख लें, कंफर्ट पे मैं अलग बात करूंगा. कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मैंने 30 साल में क्या किया. देखिए, इंसान अपनी गलतियों से लेसन्स लर्न करता है. देखिए, व्हेन आई स्टार्टेड, माय फादर वाज वर्किंग, जॉब करते थे, इंजीनियरिंग से उनका ताल्लुक है. तो वो मटेरियल इंजीनियरिंग से उसका ताल्लुक है. उनका वो 35 साल उन्होंने सऊदी अरब में काम किया, तरबेला डैम पे काम किया, रिसर्च ऑफिसर थे. तो वो काम चल रहा है. एंड देन हमारे पास कोई कैपेबिलिटी या स्किल सेट नहीं था कि टू अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है. ठीक है, बिजनेस कैसे कर सकते हैं. तो हमें यही पता था कि बिजनेस मुश्किल है. एंड बिजनेस मुश्किल था पहले. उसकी वजह मैं बताता हूँ. एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, मार्केटिंग की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. आप ऑनलाइन कोई चीज़ नहीं बेच सकते थे. कारोबार रजिस्टर करना मुश्किल था. सो द लॉज आर देयर बट द एनवायरनमेंट वाज नॉट गुड इनफ एंड द मार्केट वाज आल्सो नॉट दैट गुड. सर आप ज़मानों को मिक्स कर रहे हैं आप. मैं बताता हूँ, हम उसी ज़माने को ही देखे रखेंगे ना कि जितना वो सबके लिए एक ही जैसा ही था. अब मैं बताता हूँ कि आपको शॉप चलाने के लिए फिजिकल शॉप चलानी पड़ती थी. चाहिए, ठीक है. अब फिजिकल शॉप नहीं चाहिए, यू कैन स्टिल रन अ स्टोर.
लेकिन वो सबके लिए है ना, हाँ उस वक्त भी सबको ही शॉप, आपने कंपैरिजन जब करना है हाँ तो ज़माने को ज़माने के साथ और इस ज़माने को इस ज़माने के आई एम साथ कमिंग करना टू है। अ पॉइंट, मैं हाइब्रिड अप्रोच की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो एक है कि आप सब कुछ थ्रो करके आपने वो दुकान चोरी कर ली, हम्म, और दुकान चलाना पहले बड़ा मायूब समझा जाता था कि यार ये बर्गर बेचेगा, ये दही बड़े बेचेगा, सही है। ये चॉकलेट्स बेचेगा, ये दुकानदार है, इससे शादी कौन करेगा? ठीक है, शादी नहीं, ओके, मेरी हुई हुई, वैसे आपने पूछा था ना कि आपकी चलो शादी लगता नहीं हुई, अच्छा ठीक है। मेरी हुई हुई है। तो अब सिलसिला ये है कि यू हैव टू लीव एवरीथिंग टू डू समथिंग ठीक है। ऑफ। बहुत सारे ब्रेव लोग थे जिन्होंने काम किया, बहुत सारे नाकाम भी हुए, सक्सेसफुल भी हुए। यहाँ पे ये सिलसिला है कि इफ़ यू आर वर्किंग यू कैन स्टिल डू स्टॉक्स जी जी ऑनलाइन। जी जी। पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था। मुझे लगता है आजकल वारन बफेट को स्टडी कर रहे हैं। वॉरेन बफे को मैं बहुत पहले स्टडी कर, मैं उसके प्रिंसिपल्स मुझे पता है। अच्छा, पता है, ठीक तो है। क्या है कि द चिप्स आर झलक डाउन बाय नजर द आ रही है स्टॉक्स। मुझे ना उनकी आप में। हाँ, तो वो अब मुझे अफसोस ये है कि मैं पहले क्यों नहीं कर सकता। व्हाई डिड आई नॉट टेक टाइम आउट? जी जी कि अगर गर्मी थी, मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी, मैंने मोटर बाइक पे जाना होता था, मुझे स्टॉक एक्सचेंज जाना चाहिए था, जी। मैं नहीं गया। सही। लेकिन अब मुझे जाना नहीं चाहिए, मेरे पाम टॉप हाँ, के ऊपर ठीक है। है, ठीक है। सो convenience of doing side hustle is very easy, is available right now. ठीक है। उस ज़माने में चलो मैं अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि मैंने नहीं किया, एंड आई एम सेइंग मैंने गलत किया, मुझे करना चाहिए था कुछ, ठीक है। मुझे हाइब्रिड अप्रोच रखनी चाहिए थी, मैं नहीं कर सका। लेकिन मैंने फोकस किया और मैंने नौकरी अच्छी की, और ये हुआ कि हमने अपना प्रोफाइल बिल्ड किया, ठीक है। इनकम बेहतर की, घर बना लिया, और सोसाइटी में स्टेटस, और नौकरी भी अच्छी मिल गई। MTO2 कंट्री हेड। हाँ, या एंड दैट टू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं 10 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, जी। 17 साल मैंने टेट्रा पैक में काम की, एंड Tetra अल्लाह Pak। गेव मी एन अनबिलीवेबल चॉइसेस। लिमिटेड चॉइसेस में भी मुझे बेहतरीन अल्लाह ताला ने चॉइसेस्ट ऑफ द प्लेसेस में मुझे रखवाया, और मैंने करियर बिल्ड किया। जब मेरे पास एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, तब भी मैं आई गॉट इनटू मल्टीनेशनल, घुसना मुश्किल था, गॉट माई सेल्फ एक्सेप्टेड। कहाँ से आपने डिग्री की, वैसे बता दें? पहली मैंने की थी PCBA, जो कि UCP हुआ जी जी अब जी है। जी जी। अब चार्टर्ड यूनिवर्सिटी, उस वक्त चार्टर्ड नहीं उस था। वक्त नहीं थी, ठीक है। अच्छा, मल्टीनेशनल्स वुड नॉट टेक नॉन चार्टर्ड यूनिवर्सिटी। बेहतरीन एजुकेशन, ज़बरदस्त सीखा, दे वर गेटिंग एक्सेप्टेड, जी जी दे वर वेरी गुड। इसी वजह से हम लोग बेहतर थे, लेकिन हमारा ब्रांडिंग ठप्पा नहीं लगा हुआ था अच्छी यूनिवर्सिटी का। ठीक है। लेकिन अच्छी तालीम के बाद हम लोग घुस गए, इंस्पायर किया हमें, और हमने घुस गए सही है। मल्टीनेशनल में, घुस ही गए। मल्टीनेशनल 17 साल काम किया, नेवर लुक्ड बैक। उस वक्त हम बिजनेस नहीं कर सकते। मेरे साथ के लोगों ने बहुत बिजनेसेस किए, घर बनाए, बेचे, सबवेज बनाए, अभी भी चला रहे हैं जी नौकरियों के जी साथ। जी जी। इट वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट बट दे डिड इट एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। स्टॉक एक्सचेंज उस वक्त मैं नहीं, ऑनलाइन मुझे नहीं समझ आता था। ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज आया, हमें करने मुझे लगता है commodity राशिद रशीद की बात करें, यासिर रशीद की बात करें, जिन्होंने सब्जे बनाए। सबवे मेरे ऑफिस के काफ़ी सारे कॉलीग्स ने बनाए अच्छा, थे। कॉलेज उन्होंने फ्रेंचाइज ले ली उन्होंने। फ्रेंचाइजेस बहुत सारों ने ली, ठीक है। और हम लोगों ने नहीं ली। सही है। आई विल स्टिल ओके, मैंने बड़ा, और मैंने कोई रिग्रेट नहीं है कि किया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 30 साल की, अब मैं जब 30वां साल कंप्लीट कर रहा जी हूँ, जी तो अब मेरे बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, महंगी यूनिवर्सिटियों में पढ़ जी रहे जी हैं, टैक्स 40% कट जाता है। जी और मैं सोचता हूँ कि मैंने उनको मास्टर्स कराना था, विच मीन्स के मास्टर्स कराना है बाहर से, उसके लिए रिसोर्सेज तो नौकरी से आएंगे। इसका मतलब है मुझे मज़ीद नौकरी करनी है 7-8 जी साल। जी वेयर एज मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने ये साइड हसल स्टार्ट की होती, तो आई कुड हैव बीन रिटायर्ड लाइक 5-10 years बैक। रिटायर्ड नहीं, आई कुड हैव डाइवर्टेड माई सेल्फ इनटू समथिंग एल्स। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी। मैं 30 साल का बेहतरीन करियर गुजार रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आई एम गिविंग माई सेल्फ बेनिफिट ऑफ डाउट कि ये मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अगर 30 साल पहले मेरे पास ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और मैं ना करता, तो मैं अपने आप को कोसता। तो मैं अपने आप को बेनिफिट डाउट दे के बाद, अब जो बच्चे करियर स्टार्ट कर रहे हैं, दे और बड़े स्मार्ट हैं। मैं नए यंग बच्चों से सीखता हूँ, वो मुझे बताते हैं सर आज स्टॉक्स इसके डाउन है, खरीद जी लें। जी जी आज सोना नीचे गया, आज खरीद लें, सिल्वर खरीद लें। मैं सोचता हूँ कि इनको मेरे से ज़्यादा पता है, एंड दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ऑयल कमोडिटीज़ कैसे खरीदनी, ये सारा कुछ है। फिर दे ऑल्सो नो कि लाम के नाम से एक जी ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। जी बाय द जी वे, दे वर बोथ ब्रदर्स वर एट माई हाउस yesterday फॉर डिनर। वी मेट 2 days बैक, और 2 दिन बाद हम पूरी, मेरे घर में एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट डिनर था, उसमें वो आए हुए,
और मैं उनसे इंस्पायर हो रहा हूँ, मैं उनसे सीख रहा हूँ. तो यंग गाइस मच यंगर देन मी एस्टैब्लिश्ड अ प्लेटफॉर्म. अब मैं अपने बच्चों से कह रहा हूँ कि नौकरी करोगे तुम लोगों ने, कोई एम्प्लॉय हायर करके स्टॉक वहाँ रखवाना है. मुझे बिजनेस आइडियाज़ आ रहे हैं एंड ठीक है। ईजी हैं. सो ये काम जो मैंने 30 साल पहले नहीं किया था, किया होता तो शायद मैं अच्छा, डाइवर्सिफाई कर. ये बच्चों को ये करना चाहिए. इसका दूसरा सोल्यूशन भी तो हो सकता है। आपने कहा कि अब आपके अखराजात बढ़ गए हैं, उनको आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है. मेरी बेटी लास्ट ईयर वी वर इन USA फैमिली के साथ. तो मेरी बेटी मुझे कहती है कि मैंने बाबा यहीं पढ़ना है. तो मैंने कहा ले लो एडमिशन, पढ़ लो. तो वो कहती है इंटर में आना चाहिए या BS में आना चाहिए. तो मैंने कहा ये तुम्हारा अपना फैसला है, तुम अभी जाके एडमिशन ले लो बेशक. तो वो अब यही देखने के लिए गई स्कूल वगैरह खुद से, ना उसने देखा और वापस आई. कहती ठीक है मुझे लगता है कि इंटर ही ठीक रहेगा या BS के हवाले से ठीक रहेगा. तो मैंने कहा ठीक है तुमने खुद आना है, मुझसे पैसे नहीं मांगने. टिकट दे देंगे. मैं तो हाँ वीज़ा लगा हुआ है, हाँ. टिकट मैंने कहा तुम्हें मिलेगी. और वो भी हम वैसे ही जाते हैं हर साल, तुम्हें जब हम भी जाएंगे तुम भी साथ चली जाना. तो तुमने अगर तो साथ काम करना है ना किसी शॉप पे, खर्चा अपना खुद उठाना है, मैंने नहीं पैसे भेजने. फिर उसने मुझे एक दिन कहा बाबा ये जो लैम्बोर्गिनी गाड़ी है ना बड़ी ज़बरदस्त है. मैंने कहा यार तुम्हारी बड़ी ज़बरदस्त चॉइस है वैसे, बेटा कमाना और ले लेना. हाँ. तो हम क्यों इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं? वो हमारी लाइफ का हिस्सा है. मैं तो समझता हूँ कि तो अगर लेट देम वो डू. अगर वो करना चाहते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, कमाएं और पढ़ें. अगर आपका हम्बल बैकग्राउंड था, हम्बल में आप अमीर थे नहीं, घराने से? अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास है. वर्किंग क्लास थे. तो मेरी कोई दर्दनाक स्टोरी नहीं है. अच्छा चले, लेकिन आपने वो पहली जॉब लेकिन कब इतने शुरू पैसे की? भी नहीं होते थे कि आप कोई लग्जरी लाइफ गुजार जॉब भी सके. नहीं छोड़ सकते थे. सो मैं आपको जो जी, जॉब जी. का फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या है. इफ़ यू ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी जी जी. इन जॉब, you are only managing your priority. You are one recession, one bad meeting, and one angry boss away from You are getting unemployed. जी जी. एक महीने के अंदर पेचेक टू पेचेक होता है. जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो अपना कैपिटल बिल्ड नहीं कर सकते. अच्छा आपने अपनी नौकरी कब शुरू की थी ज़िंदगी में? मैंने शुरू की थी 22.5 साल की उम्र में. 22 साल की उम्र में आपने उस ज़माने में तकरीबन. बैचलर्स भी 2 साल का था, हाँ मास्टर्स भी 2 साल का था. सही. तो नौकरी जल्दी शुरू हो गई. मास्टर्स के बाद. हाँ. तो ये अच्छा नहीं कि बच्चे अपना खुद कमाएं और खुद पढ़ें? लंबा सफ़र हो जाता है ना. अगर आप उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दे दें तो वो ज़्यादा आगे निकल सकते हैं. क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर पेरेंट्स कर सकते हैं. नहीं वैसे तो स्कॉलरशिप्स इस वक्त चाइना दे रहा है. हाँ, अच्छा दे रहा है. हाँ, वो दे आर अनबिलीवेबल यूनिवर्सिटीज़ बाय द वे. वो कहते हैं आप पढ़ें हमारे पास आके, हाँ. कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको वहाँ पे हॉस्टल का खर्चा चाहिए होता है. वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता. यूरोप पूरे में 100% फ्री पढ़ाई है. पूरे में जहाँ मर्जी आप चले जाएं. स्वीडन बहुत स्कॉलरशिप दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, फ्रांस दे रहा है. फ्रांस की ज़रा कम होती हैं लेकिन फ्रांस भी दे रहा है. बहुत सारी ऐसी उनके कंट्रीज़ हैं. इटली में बहुत स्कॉलरशिप्स हैं. तो ये बच्चे स्कॉलरशिप ले और अपना पढ़े खुद ही. बिल्कुल पढ़ सकते हैं. मेरी एक सोच है. मैं समझता हूँ कि बच्चों को अंडर ग्रेड्स अपने मुल्क से करना चाहिए. ठीक है. उसकी रीज़न ये है कि यहाँ के अंडर ग्रेड्स बहुत सख्त हैं, ठीक है. बहुत रगड़ा है, एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव. और अंडर ग्रेड का मतलब ये है कि अंडर ग्रेड इज़ मेरी नज़र में एक मिनिमम क्राइटेरिया है पढ़ाई का. ठीक है. उसके बाद ना पढ़ें, आगे जाके मास्टर्स में एडमिशन लें या कारोबार शुरू कर दें, कुछ भी कर लें. लेकिन मैं समझता हूँ कि पीपल से कि वाई डू आई नीड डिग्री. मैं समझता हूँ डिग्री इज़ नॉट ओनली फॉर डिग्री. डिग्री इज़ अ वेरी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जिसमें आप एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, सर्वाइव करने का तरीका सीख रहे होते हैं. लेकिन अगर आपको बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं और बगैर किसी एक्सपीरियंस के, सीजनिंग के जब मार्केट में जाते हैं, तो आप एक तो आपकी वैलिडेशन नहीं होती एज अ पर्सन हु शुड बी सेइंग यार पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए ना. सही है. तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छा, मैं अंडरग्रेड्स होने चाहिए. मुझे जो कहता है ना कि यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहिए, जो अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है तो मैं कहता हूँ यार वहाँ पे देखे ना फैशन शोज़ होते हैं, म्यूज़िकल शोज़ होते हैं, आपके ट्रिप्स जाते हैं हुंज़ा, स्कर्दू, मुख्तलिफ़ जगहों पे, और आपको एक गपशप लगाने का मौका मिलता है. आपकी इंटरेक्शन होती है एक जेंडर के साथ, अपोजिट जेंडर के साथ, और आपको टीचर्स मिलते हैं, गप होती है, कैफ़े होता है, कैंटीन होती है, लाइब्रेरी होती है, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस. ये सारा कुछ अगर 4 साल अगर आपकी लाइफ में ना हो और आप 12वीं क्लास करके तो अगर आप काम करना शुरू कर दें तो ज़िंदगी में ये सारा कुछ आप खो देंगे. यू हैवंट लिव्ड अ लाइफ. हाँ. ये मैं भी यही कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी इज़ एन एक्सपीरियंस जोन. हाँ. इट इज़ नॉट ओनली फॉर द डिग्री और द ग्रेड्स. देखें जो बच्चा
2.5 जीपीए लेता है, जो 4 जीपीए लेता है, दोनों की डिग्री इक्वल होती है। हाँ। तो इसका मतलब है कि दुनिया ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि पास होना ज़रूरी है। पास होएं, एक्सपीरियंस लीजिए, एंड देन यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आपकी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है ये। हाँ, और यही मैं समझता हूँ कि और मैं वाई एम सेइंग मज़े तो लें। अब मज़े लें ज़िंदगी के। और केयरलेस ज़िंदगी है। हाँ। और कोई आपको पैसा कमाने का मसला नहीं है, सारा कुछ नहीं। और पैसे कमाने हैं तो साइड पे कमाते रहें, हाँ। स्टॉक्स खेलते रहें, सारा कुछ, एंड एक्सपीरियंस लीजिए। और खर्चा भी ज़्यादा, पाकिस्तान इतना महंगा नहीं है। आप बाहर जाएं, 8 करोड़ की डिग्री है। ऐसे ही है। मैं कंट्री हेड हूँ, आई कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड माई किड्स यस। टू US or any other country and pay the fee, right? I cannot. मैं घर भेज देता हूँ फिर ये काम करें, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। अब सिलसिला ये कि मास्टर्स में ही होगा, वो आधा कमाएंगे भी, पूरा भी कमा सकते हैं, जो आप वाला फॉर्मूला है, जी, जी। कमाएंगे भी और रहेंगे भी। तो यूनिवर्सिटी का एक ही होगा कि आप कभी अपनी एथनिसिटी भूलनी नहीं चाहिए। नो मैटर विच पासपोर्ट यू कैरी, विच नेशनैलिटी यू हैव, आपकी जो एथनिसिटी है ना, वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ अ बिग बिग व्हाट यू से कैपेबिलिटी, या कह सकते हैं दैट इज़ अ बिग बिग प्लस पॉइंट दैट यू नो योर रूट्स। ठीक है। मैं समझता हूँ कि बच्चों को पाकिस्तान में, पाकिस्तानी तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, व्हाटएवर, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने मास्टर्स पार कर सकते हैं, तो अपने मुल्क में अंडर ग्रेड्स कीजिए, यहाँ से सीखिए, अपना कल्चर समझिए, अपनी ज़ुबान पे आपकी कमांड होनी चाहिए। देखिए, घूम घुमा के अपने यहीं पे आना है। गो आउट, गेट द एक्सपीरियंस, कम बैक। ठीक है। तो लेकिन मर्जी है, वहाँ भी रहना चाहे तो रह लें। रहना चाहें तो रह लें, लेकिन बिल्कुल ही गोरा बन के ना आ जाएं, राइट? गोरे से सीखें, तो अगर लेकिन गोरा अपनी बन रूट्स, के आ जाए तो उसमें भी क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यू विल बी डिसकनेक्टेड। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, आप, इट्स अ ह्यूमन कनेक्शन एंड इंटरेक्शन दैट यू रिक्वायर। फॉर एग्जांपल, हमारे फैमिली में एक बच्चे ने गोरी से शादी कर ली, और गोरी गोरी नहीं थी, गोरी वॉज अ रशियन गोरी। अच्छा, अच्छा। अब नाउ ही वुड टॉक टू हर इन इंग्लिश, शी वुड ट्रांसलेट दैट इन रशियन, एंड जो कि नहीं समझ आ रहा। सही। अब मेरा बच्चा और हाँ, हमारे ये है। खानदान के सारे बच्चे बड़े बड़े पहले इंप्रेस हुए, ओए जी भाईजान ने गोरी से शादी कर हाँ, ली, ये भी तो हमने भी गोरी, स्टेटस मिला ना। हमने गोरी से शादी करनी है। हाँ। गोरी आई 2-3 महीने पाकिस्तान में रही, अब वो जोक्स ने उसको जोक ही ना समझ हाँ, रहा। सही है। तो उन्होंने कहा, यार जिंदगी इज ऑल अबाउट लाफ्टर, हैविंग फन एंड हाँ, एक्सपीरियंस। हाँ, तो कहता है, इफ अ गोरी डज नॉट अंडरस्टैंड माय जोक्स, हाँ। व्हाई डू आई नीड गोरी? गोरी ये का शौक तो 2-4 दिन में उतर जाएगा। सही तो बात। आप अब गोरी भी वो लें जो स्ट्रेट, अगर दो, देखिए, लैंग्वेज एक्चुअली लूजेस इट्स एसेंस यस। अगर आप दो ट्रांसलेशंस में जाते नहीं, हैं। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ठीक हो है। जाता है। हाँ, इट इज़ सही है। नॉट वर्केबल अनलेस वी लर्न देयर लैंग्वेज और दे लर्न आवर लैंग्वेज, फिर मज़ा है। तो ज़िंदगी में खाली ट्रांसलेशन में तो नहीं, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन तो नहीं रहना चाहिए ना। अच्छा, मैं सैमसंग में आता हूँ। आपको जो करियर है सैमसंग का, आपने मुझे 2-3 ऐसे रिमार्केबल काम बताने हैं अपने, जो आपने ऐसा किया हो कि यार वाव हो गया हो। जैसे मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैकडोनल्ड की, कैलिफोर्निया में सर एक येलो कलर का फ्लावर है, उसको ना आप काट नहीं सकते, अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप कोई तोड़ता है या काटता है ना, तो उस पर सज़ा हो जाती है। मैकडोनल्ड का भी आपको पता है येलो कलर है। आप भी जैसा कोई ब्रिलियंट शख्स था वहाँ पे, उसने ना पूरा एक पट्टी थी ग्रीन जैसे होती है मैकडॉनल्ड्स बना ग्रास की, उसने ना MM लिख दिया, उसके ना वो लगा दिए उसने फ्लावर्स। ठीक है। तो वो जब फ्लावर्स बड़े हुए तो वो M हो गया, तो वो पूरी हाईवे पे ना वो M लिखा गया। वाओ, कैसा ज़बरदस्त आइडिया लगा इंटरेस्टिंग, मुझे। वेरी इंटरेस्टिंग। एम्बुश मार्केटिंग कहते हैं इसे। 1 रुपया नहीं लगा। हाँ, थोड़ा सा लगा, पैसे लगे उस पर, लेकिन वो बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट होती है जो उनको दिया होगा, वो जो बूटे लगाने वाले होते हैं। और दूसरी बात ये कि अब लग तो गया, अब उसको काट कोई नहीं सकता। सो दे गेट द फ्री ब्रांडिंग थ्रू आउट दी हाईवे। अच्छा, अब आपको पता है ये आपने है बहुत सारी कंपेन्स की होंगी, बिल बोर्ड्स पे और यहाँ पे ऐड लगाना कितना महंगा है, और उनको फ्री जो है ना वो सारी ब्रांडिंग मिल गई। इसी तरह फिरोजपुर रोड से जब आप आएँ तो लेफ़्ट साइड पे एक पेंट की कंपनी आती है, ये जैसे ब्रिज आप उतरते हैं। उन्होंने सर कोटेशन दी कि हम यहाँ पे ना अपना नाम लिखना चाहते हैं, ऐसे ना ड्यूलक्स का या जो भी कंपनी का नाम था। तो PH ने उनको करोड़ों रुपए का बिल बना के दे दिया। तो एक आप जैसा शख्स था, उसने कहा सर हम पेंट कंपनी हैं, हम दीवार को पेंट कर देते हैं, इस अंदाज से कि अंदाज़ा हो जाएगा लोगों को
कि ये पेंट कंपनी है। अच्छा, उन्होंने जैसे रेनबो का कलर होता है ना, उन्होंने दीवार से लेके ऊपर तक 8-9 कलर्स ना वो दीवार को डायरेक्ट उन्होंने पेंट कर दिया। अब वो फीलिंग आ गई कि ये पेंट कंपनी है। ज़ीरो बजट के साथ उन्होंने ये अप्रूव कर लिया। तो अपने कोई ऐसे रिमार्केबल काम बताएं जो आपने यहाँ पे किए हों, जो कि रूटीन के ना हो। कोई ऐसा हो कि यार वाओ, जैसे आपको, जैसे मज़ा आया ना आपको ये मैकडॉनल्ड की स्ट्रेटजी सुन के, तो ऐसा कोई बताएं। देखिए मेरे ख्याल से व्हाट आई डू फॉर माय कंपनी इज़ मेरी बड़ी सोशल मीडिया प्रेजेंस है। जी, जी। मैंने भी आपको वहीं से देखा वैसे। अच्छे सो मेरे कोई 70,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं एंड कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। और मैं लिंक्डइन पे 25,000 हैं, फेसबुक पे 25 हैं, टिकटॉक मैंने ऐसे ही शुरू किया था मजाक मजाक में है। एजुकेशनल, वो 12,000 हो गए। इंस्टाग्राम इज़ रीचिंग 10,000। सो यूट्यूब का आपने जिक्र नहीं किया क्योंकि ज़रा कम है यूट्यूब वहाँ पे। यूट्यूब पे कम है, और यूट्यूब को मैं यूट्यूब के लिए मैं सीरियस नहीं कंटेंट लेते। क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है। और है चैनल बनाया हुआ है, मेरी टीम ने बनाया हुआ है, उस पर मैं उसको खुद भी नहीं देखता क्या है। ठीक है। और व्यूज़ मैं वैसे खुद भी नहीं देखता जाके, लाइक्स और व्यूज़ मैं नहीं देखता जाके। रियली? माई जॉब इज़ टू प्रोपेगेट माई टेस्ट इज़ कि मैं हाँ। फॉर एग्जांपल कल मैं हार्डीज़ में बैठा हुआ था लंच पे, तो जुमे के बाद हमने कहा, तो एक बच्चा मुझे देख रहा था दूर से एंड ही सेड कि सर आई बीन फॉलोइंग यू फॉर क्वाइट सम टाइम, तो थैंक यू, दैट्स इट, डिड नॉट इवन टेक द फोटोग्राफ। मैंने कहा दुआ करनी है मेरे लिए उसने। इसी तरह मैं परसों डॉल्फिन में था कराची, 3 दिन पहले डॉल्फिन में एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा सर आई फॉलो यू एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम यू, एंड द बेस्ट पार्ट वाज ही डिड नॉट टेक अ फोटोग्राफ विद मी, सही है। ही डिड नॉट टेक माय नंबर। उसने कहा सर, मैंने कहा मेरे लिए दुआ करनी होगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, एंड देन ही सेंड मी अ मैसेज ऑन लिंक्डइन, ही डिड नॉट वांट एनी वैलिडेशन, एनी जॉब, नथिंग। इसका मतलब है कि क्राउड में से कोई बंदा आपको आके कह रहा है, नहीं, वैलिडेशन तो आपको मिल रही है। तो मुझे मिल रही है, लेकिन वैलिडेशन में लाइक्स और कमेंट्स की फॉर्म में नहीं फॉलो कर रहा, अच्छा, बिकॉज इट गिव्स यू स्ट्रेस, बड़ी हैरानकुन बात है वैसे ये मेरे लिए। इट गिव्स यू स्ट्रेस। वैसे अभी आपने सारे अपने स्टैट्स बताए हैं, हाँ, तो ये आपकी इस बात से जो है ना वो कंट्रीडिक्ट कर रही है बात। देखो कभी तो पता कर, मैं कह रहा हूँ मैं रोज़ तो नहीं चेक करता कि मुझे इतने लाइक, आप 50,000 लाइक्स आ गए, ये सारा कुछ हो गया। सो मैंने आपको एग्जैक्टली नहीं बताया 12,100 हैं, मैंने कहा अराउंड 25,000 हैं, ठीक है। 25,600 भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। ठीक है। सो इफ़ आई वाज चेकिंग दैट, चलिए, आपने कह दिया तो मैं मान लेता हूँ हाँ वैसे। नहीं, और आई डेलिबरेटली डू इट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा कूल हूँ, आई डोंट केयर अबाउट इट, आई रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम गोइंग इन टू दैट लूप ऑफ ग्रीडीनेस के मुझे इतने लाइक्स चाहिए। एंड समटाइम्स वीकेंड पे ये भी हो जाता है कि मैं देख भी लेता हूँ कि यार वो इतने कमेंट्स आ गए, गालियाँ भी बड़ी होती हैं साथ में, जेंजी के बारे में बात, वो गालियाँ भी बड़ी होती हैं बात। और अच्छा, अब ये सिलसिला हो गया कि मैं सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हूँ। ठीक है। सैमसंग का कोई इवेंट होता है जी, और मैं उस इवेंट पे मेरी अपनी टीम भी पहुंच जाती है, जी, जी, और हम पेड इन्फ्लुएंसर्स को दे रहे हैं, जी। सारा कुछ हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मेरी टीम आती है कि बॉस कोई साउंड बाइट दे दें, आप दे दें। मैं अपने इवेंट का साउंड बाइट देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, इट इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, ठीक है। और हज़ारों लोग मेरी कंपनी के बारे में, मेरे बारे से, मेरे प्लेटफॉर्म से जानते हैं। मैं कहता हूँ जी आई एम हियर, फॉर एग्जांपल मैं लम्स गया, मुझे पता ही नहीं था कि सैमसंग ने वहाँ पे अपनी एक एक्सपीरियंस जोन लगाया हुआ है, ठीक है। लम्स होम कमिंग पे, मुझे पता ही नहीं है। मैं वहाँ गया, वो इतना बड़ा, तो मेरी टीम तो इसलिए गई थी कि मैंने वहाँ पे मैंने वहीं पे माइक लगाया, कुछ ऐसी बातें की। लम्स ने मुझे कहा कि हमारे बारे में बोलो, मैंने कहा आई सैमसंग हैज़ पुट अप स्टॉल ओवर देयर, कम एक्सपीरियंस प्रोडक्ट, ग्रेट प्रोडक्ट, और उसके हज़ारों के हिसाब से व्यूज़ आने शुरू हो गए। मैंने अपनी कंपनी को फ़ायदा दिया लम्स के प्लेटफॉर्म पे, आई डिड नॉट पे एनीथिंग टू लम्स, और चलिए, ये आपकी ये ब्रांडिंग से कंपनी को ब्रांडिंग फायदा से हो हो गया। गया। तो ये हो गया कोई स्ट्रेटेजिकल डिसीजन बताएं देखिए, जिसको थोड़ा स्ट्रेटेजिकल सा डिसीजन तो यही होता मुमताज है हुआ कोई उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल सिंस आई unknowingly have started becoming a thought leader and वो तो an हो गई ना influencer, बात। मैं बता वो रहा तो हूँ। हो गई। अब कुछ जैसे फॉर एग्जांपल बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिलाल मुनीर, जी टैक, ये जो जिनको हमने हायर किया हुआ है फॉर द इवेंट्स, बट दे आर ऑल्सो इंडोर्सिंग फ्यू थिंग्स अबाउट सैमसंग सेपरेटली, जब हम डिस्कशंस वगैरह करें तो मेरी कंपनी को फ़ायदा हो जाता है। अब अभी रिसेंटली कोई एक कैंपेन है, आई एम नॉट आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेइंग फ्यू थिंग्स बिकॉज देर आर सम हमारे क्या कहते हैं टैक्टिकल, स्ट्रेटिजिक, कॉन्फिडेंशियल वे ऑफ
propagating the brand होता है, ठीक which है, I'm not at liberty to talk कोई about. बात नहीं, तो ना करें। वो हम सिलसिला कह रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपका कि लाइफ का पूछ लूँगा। हाँ लाइफ का पूछ सकते हैं। हाँ, लाइफ में जो बड़ी बिगेस्ट अचीवमेंट बता दें, चलें, इजी करता हूँ सैमसंग सवाल। की मैं अचीवमेंट्स बता, सैमसंग में कुछ अचीवमेंट्स हैं। जी, जी, मैं आई हैव बीन नॉमिनेटेड among the 100 top leaders in the Samsung world, ऑल ओवर द वर्ल्ड, all over the world, ठीक है, under the self program Samsung Electronics Leadership Fundamentals या Foundation Self ठीक है। 100 प्रोग्राम कहते हैं इसे। मेरी एक 7 मिनट्स की एक वीडियो है विच इज स्टिल देयर एज पार्ट ऑफ द कोर्स, जो कि दुनिया में कोई भी कोर्स करेगा उसको वो उस वीडियो को देखना है। ठीक एंड दैट इज माई लाइफ जर्नी कि Okay. मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे सीखा। वो इंग्लिश में होगी डेफिनेटली, इंग्लिश में है लेकिन हाँ। उसका उसमें मैं बेसिकली मकसद ये है कि आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ क्राइसिस माई लाइफ ठीक है, करियर वाइज। कई बार जॉब से इन एंड आउट होते गए एंड यू नो लाइक यूर वन बेरोजगारी भी रही है? बेरोजगारी नहीं रही, अच्छा, नहीं रही, ऑलमोस्ट इन एंड आउट, लेकिन फिर बच गए। ओके, ठीक है, ठीक है, करीब से, निकालने लगे, डिमोट कर दिया, निकाल के काम अच्छा करते थे तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ी की, कुछ निकालने की कोशिश की, बच गए, दोबारा बिल्ड किया करियर। टेट्रा पैक में दो दफ़ा हो चुका हुआ। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने कहा अब मैंने वो गलतियाँ नहीं करनी जो मैंने टेट्रा पैक में की थी। ठीक, सो आई मेड फ्रेंड्स, आई वुड नॉट मेक एनिमीज, एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग वन थिंग। मैंने सोचा कि मैं 3 दफ़ा नौकरी से निकालते जाते वापस आ गया, इसका मतलब है कि मेरा रोज़गार तो मेरे हाथ में है ही नहीं, सही है, मेरा रोज़गार तो अल्लाह के हाथ में है। तो वाई डोंट आई डू वन थिंग, आई ओनली डेवलप पीपल एंड डेवलप माई रिप्लेसमेंट्स ठीक है, एंड डेवलप लीडर्स ऑल अक्रॉस। तो मैंने ना टीम स्ट्रॉन्ग करनी शुरू कर दी। सही है, उसका फ़ायदा हुआ कि बिजनेस स्ट्रॉन्ग हुआ, मेरा प्रोफाइल रेज हुआ, मुझे लोगों ने अच्छा रेट देना शुरू कर दिया, और मैंने 17 में मैंने ज्वाइन की, 16 में कंपनी ज्वाइन की, 2022 के अंदर दे से कि मेरी 5 साल से हाईएस्ट 360 डिग्री लीडरशिप रेटिंग आ रही है। और मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं आपको बहुत बड़ा चैम्पियन समझता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे वैलिडेशन चाहिए, तो तब तो नहीं मिली। अभी क्यों मिली? अभी इसलिए मिली कि मैं लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, लोगों को डेवलप कर रहा हूँ, लोगों को इवॉल्व कर रहा हूँ। इन रिटर्न मैं सेल्फलेस होकर काम कर रहा हूँ, इन रिटर्न लोग मुझे हाईएस्ट रेटिंग दे रहे हैं। उस हाईएस्ट रेटिंग का मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि मेरी रिकग्निशन हो रही है। सेल्फलेस का वर्ड आपने यूज़ किया, इस पे मैं बात करूँगा। बिल्कुल सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं। एंड आई यूज्ड टू बी सेल्फिश व्हेन आई वाज यंग, कि हर चीज़ में चाह रहा हूँ कि यार मुझे मिल जाए क्रेडिट, ये वो। मैंने क्रेडिट भी देना शुरू कर दिया, लोगों को ग्रोथ भी देनी शुरू कर दी, मुझे निकाला भी नहीं गया। मुझे फर्स्ट लेवल प्रमोशन हुई जो कि हमारी सब्सिडरी का साइज़ छोटा था। CL4 पे हम लेवल होता है हमारा, CL3 से CL4 पे मुझे लेके गए, डायरेक्टर लेवल पे लेके। तो उन्होंने कहा डायरेक्टर तो इस सब्सिडरी में कोई बन ही नहीं सकता, इसलिए आई वाज द फर्स्ट डायरेक्टर। उसके बाद दे एक्चुअली just recently last year they took me to the CL4 level, which is senior director level, again business unit head, or I did not even ask for it. I was only trying to help people, उनको grow कर रहा हूँ without even asking for raise, without even asking for promotion. I get this, what do you make out of it? आपका रिस्क आपके हाथ में नहीं, आपने लोगों के लिए काम करना है, लोग और सारे फैक्टर्स आपके लिए काम करेंगे। और अब मैं सोचता हूँ कि 30 साल गुजर गए हैं नौकरी करते हुए, अब मैं प्रो बोनो कोचिंग सर्विस कर रहा हूँ लोगों के लिए। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि आप जब लोगों के भला करते हैं, और आई एम 100% श्योर कि होगा। और अब मैं अपनी कंपनी से कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से अगले साल के जनवरी तक, इफ़ यू डोंट रिप्लेस मी विद समवन एल्स, जी, जी, it will be the law of diminishing return for the company, because I have spent 10 years. इससे ज़्यादा कंपनी को मुझे अपने पास रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं ना कि भला आप कर रहे हैं लोगों का, हाँ, एक्चुअल में आप अपना खुद कर रहे हैं भला। वो ऑटोमेटिकली खुद ही आ रहा है, what goes around comes around, as you sow ये तो broad- shall you ये reap. अगर किसी को बात समझ आ जाए हाँ। तो वो तो उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए। देखिए, फ्यूचर के बारे में 2 चीज़ें होती हैं, बैड थिंग एंड अ गुड थिंग। मैं यहाँ पे बैठ के एक प्रोफेसी देता हूँ, ठीक है, ईमान के साथ, लेट्स सी क्या होता है, राइट? ठीक है, मैं फ्यूचर के बारे में जो बुरी बात ही है कि यू डू नॉट नो। ठीक है, अच्छी बात क्या है? nobody knows anything about it, right? Which means कि you can make whatever you make out of it. मैं आज बैठ के कह रहा हूँ कि I have created my replacements in the company. ठीक है, Let's see
ये नहीं है कि मैं अल्लाह की कुदरत को टेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने ईमान को टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। मैं कह रहा हूँ कि यार लेट्स सी कि मेरा रिस्क जितना लिखा है यहाँ पे, वो अगर रिप्लेस होता है तो मुझे आगे क्या मिलता है। अच्छा, बिजनेस करना चाहते हैं कोई आप? बिजनेस करना चाहता हूँ, बिल्कुल करना चाहता हूँ। कौन सा? यार मैंने अभी देखा है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, तो ये जो नौकरी छोड़ नाम दें, के नौकरी छोड़ दें, बिजनेस शुरू कर दें। करेंगे रिस्क तो अल्लाह नहीं एट दे द रहा है। राइट टाइम, फिर एट द राइट टाइम। गैप क्या है फिर? देखें रिस्क ये है कि आपने लात नहीं मारनी है रोज़ी को। रोज़ी को लात मारनी नहीं होती है, रोज़ी को मैनेज करना होता है। अल्लाह ताला की नेमतों को दी हुई नेमत को ठुकराना भी कुफरानी नेमत है। ठीक है, तो नहीं मैं आप करना चाहते हैं ना, इसलिए मैं करना कह रहा हूँ। चाहता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये हो सकता है। कब तक सोचते हैं वैसे आप कि मैं बिजनेस में स्टेप इन कर येस्टरडे, लूँ? नॉट टुडे, नॉट टुमारो। मैं समझता हूँ कि एक, अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये फार्मूला होना चाहिए, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में होना चाहिए। ठीक है For example, I am giving coaching as a pro bono, जी। right? Maybe majority of it is going to be charity right now. अभी 100% charity है. Majority would be charity if I maybe I convert नहीं, आप myself खुद into रख it. भी लें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। नहीं, अभी नहीं, इसकी अभी अपनी आपकी अपनी चॉइस है। उसमें उसमें ये होता है कि फिर मेरा फोकस जॉब से हट जाएगा, राइट? तो मैं अभी ये नहीं करना चाह रहा। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है, आपकी क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड हो जाएगी और वैसे भी आप फ्रीडम के साथ करें। सेकंड बात ये हो जाती है कि मैं अगर मैं ये प्लेटफॉर्म्स वगैरह यूटिलाइज करता हूँ और मैं किसी स्टार्टअप में पैसे डाल देता हूँ, मैं एक आध बच्चों का सपोर्ट ऑलरेडी कर रहा हूँ, जी जी, लेट मी इवॉल्व दैट प्लेटफॉर्म ठीक है। एंड देन से कि यार अब बैलेंस हो गई है, इनकम बैलेंस होनी शुरू हो गई है, कि अब इतनी इनकम हो गई है कि बच्चों की फीसें निकलना शुरू हो जाएंगी एंड आई कैन ईजिली टेक अ रिस्क एंड लीप ऑफ फेथ। देन ये क्या बात हुई कि मैं आज नौकरी छोड़ के, अल्लाह ताला ने आपको ये तो नहीं कहा कि इस रोज़ी को लात मारो और कहो जी मुझे रिस्क अल्लाह देगा और मैं अनकैलकुलेटेड रिस्क ले लूँ। इट हैज़ टू बी ए कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, मैं अब दो सवाल आपसे रह गए मेरे। अब ऐसे सवाल तो बहुत हैं, लेकिन मेरे एडिटर भाई ने मुझे इशारा कर दिया है कि टाइम ख़त्म हो गया सर, बंद कर दें, बस करें, हम भी थक गए हैं। मैं नहीं थका वैसे। अच्छा, एक सवाल अब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं, अच्छा आप रिपोर्ट किसको करते हैं वैसे? आई एम रिपोर्टेड टू लोकल, इसे प्रेसिडेंट भी कहते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं। अच्छा, ये वो पाकिस्तानी है? नहीं, इट हैज़ टू बी कोरियन। कोरियन? कोरियन अच्छा, और वो कहाँ कोरियन होते हैं? कंपनी में आपको कोरियन ही, नो मैटर हाउ मच यू ग्रो द बिजनेस, जी जी, आपकी रिपोर्टिंग लाइन जो होती है इट हैज़ टू बी आपका कोरियन बॉस, कोरियन। और वो कहाँ ऑल ओवर द रहते हैं? वर्ल्ड। वो कोरिया में होते हैं? नहीं, पाकिस्तान में। अच्छा, वो पाकिस्तान में। अच्छा, देखिए वो है कोरियन? मैं एक डिवीजन को हेड करता हूँ एज ठीक अ है। कंट्री हेड एंड देयर इज अनदर डिवीजन, सो और देयर आर अदर स्मॉल डिपार्टमेंट्स। तो लार्जेस्ट बिजनेस 98% बिजनेस जो है ना वो दैट आई हैंडल ऑफ द होल सब्सिडरी, ठीक है। 2 कंट्रीज का। कोरियन बॉस आपके, उनको अंग्रेजी आ गई है, उर्दू आ गई है? आज अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी आती है। नहीं वो दे आर इवॉल्विंग एज अ नेशन। ओके, जब मैं आया था 10 साल पहले, तो मेरा बॉस मेरे से 5 साल बड़ा था, ठीक है फिर मेरा बॉस मेरे से 2 साल बड़ा आया, ठीक है, फिर मेरा बॉस मेरी एज का है, सही है। उससे अगला बॉस मेरा मेरे से 1 साल छोटा आया, अच्छा ये वाला बॉस मेरे से 4 साल छोटा है। अच्छा, ठीक है। बट भाई जिनके मुल्क की कंपनी है उनका रूल है। वो एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान को? कैसा उनको लगता है यहाँ पे रहते हुए? मुझे लगता है वो क्योंकि ज़िंदगी उनकी एंजॉय थोड़ी community सी कम ही करते हैं, कम वैसे करते हैं आपस ना। की बात है, अपनी ज़िंदगी दे वर्क टू हार्ड। अच्छा, मैं समझता हूँ स्मार्ट वर्क होना चाहिए, देर वर्किंग टू हार्ड, स्ट्रेस भी। वो नेशन बहुत ज़्यादा काम करती है मेरे ख्याल से। वो उनको लगता है कि अगर वो वीकेंड पे काम नहीं करेंगे और सुबह शाम लेट काम नहीं हाँ करेंगे हाँ, तो वो दे आर नॉट डूइंग जस्टिस अच्छा विद जॉब ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेंथी नंबर ऑफ आवर्स मैं नहीं करता। अच्छा। फ्रांस में अगर आप 5 बजे के बाद किसी को अगर मैसेज करे ना, कोई आपका कोलीग आपको मैसेज करे, तो वो पुलिस में ले जाते हैं पकड़ के, आपको पता है? मज़े की बात ये है, मज़े की बात ये है, कोरिया में रूल आ गया। हाँ कोरिया में भी सैटरडे संडे पे बॉस बुला नहीं सकता हाँ, और आपको रोक भी नहीं सकता। लेकिन ये वाली जनरेशन जो 40s में है, जी जी, ये ट्रेंड हैं बाय द प्रीवियस जनरेशन, समझ रही हूँ, ठीक है। और रूल पास हुए हैं पिछले अभी 4-5 साल में। सही सही सही। और वैसे इतना काम करके करना क्या है? आप लाइफ अगर काम ही करते जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हाँ। तो पैसा कमाना करना क्यों है? करना क्या है उसका? अगर टाइम ही नहीं खर्च क्या करेंगे, उस पे सिर्फ आपको बढ़ रहे नंबर्स इन द बैंक, हाँ, नथिंग एल्स? द कंपनी इज गेटिंग रिचर एंड यू आर गेटिंग योर सैलरी। सो एंड मेरे ख्याल से इसके डिमिनिशिंग रिटर्न है। मैं समझता हूँ कि ऑल दोज हु आर इन द लीडरशिप पोजीशन दे शुड मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली
और मैं डेलिबरेटली काम हो भी बाज़-औक़ात तो मैं 6:05 में निकलने की कोशिश करता हूँ। 6 बजे का टाइम होता है कट ऑफ। बहुत अच्छा है। मैं निकलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी पॉडकास्ट में बोलता हूँ तो उसके बाद अगला पूरा महीना मेरा रगड़ा लग जाता है। मेरी टीम कहती है कि बॉस आपको नज़र लग गई है, आपने इस बार कहा था अच्छा। और कोई काम नहीं। देखिए काम निकला है तो करना है। जो मस्ट है, रात को 12 बजे तक भी काम किया, 2 बजे तक भी अभी भी काम करते हैं, सही है। 30 साल काम करने के बाद। लेकिन मेरा जो डेली प्लान है ना वो यही है कि देखिए दिस रिफ्लेक्ट्स स्ट्रेंथ व्हेन यू लीव ऑन टाइम। फिर लोग आपको ब्लैकमेल नहीं करते। व्हेन यू लीव ऑन टाइम दिस इज़ अ स्ट्रेंथ। तो ये ज़रूरी है हमें, ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएँ, दिस इज़ योर राइट। लेट आएँ, उसको मेकअप करने के लिए लेट जाएँ, ये कोई मज़ा नहीं है। अच्छा, मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, आखिरी सवाल ये है, MTO टू कंट्री हेड, अब ये सफ़र है, अब सब लोग ज्वाइन करते हैं एज अ ऑफिसर, 15,000, 20,000, 25 इसमें ज्वाइनिंग होती है, तो आप 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन पे चले जाते हैं। अच्छा, ख्वाहिश सबकी होती है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की कि यार हमारी तरक्की हो रही नहीं है, पैसे हमें कम दे रहे हैं, काम ज़्यादा ले रहे हैं, उसको फेवर कर दिया, उसको आगे तरक्की मिल गई, मुझे नहीं मिल रही। एक तो ये रवैया है। अब कोई ऐसी बात बताएं कि जो लोग MTO आएँ या कहीं भी ओपनिंग पोजीशन में आएँ, वो एक हाई पोजीशन पे जा सकें। देखिए हाई पोजीशन में जाने के राउट तो वही है, कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। सर ये तो बुक में किताबों में बाकी ये मौजूद लाजमी हैं। है। अपनी कोई क्रिएटिव बात बताएं जो आपने कोई गेम की हो और ऐसे आप ऊपर चले गए हों। मैं आई वाज एन अमेजिंग प्रेजेंटर। ठीक है, हाँ ये देखा ना, एक बात नज़र आई है ना सामने। अब देखिए मैं क्या हुआ कि हाँ। मैं 31 साल की उम्र में आई बिकेम द हेड ऑफ मार्केटिंग एट टेट्रा पैक। ठीक है, आई वाज एन अनबिलीवेबल प्रेजेंटर। ठीक है। मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स और मैंने लेकिन लर्न की कहानी अच्छी सुना लेते थे। कहाँ फुल असल तो कहानी एंड किस्सा गो थे ना आप। आर्टिकुलेशन हाँ, एंड कम टाइम के अंदर चीज़ को पिक करके हाँ, पैकेज करके प्रेजेंट करना, बोर्ड पे। आंसर्स देना हाँ, सही मीटिंग्स है। के अंदर, सारा कुछ करना। तो ये आई वाज सुपर। प्रेजेंटेशन इसका मतलब है तो आपका। मेरी प्रेजेंटेशन मेरा और ये मैं कोई ये नहीं कर रहा, मैं नेचुरली है। आई हैड वर्कड ऑन इट। ओके, सही है। सो और मेरी वैसे प्रेजेंटेशन के पीछे ना विजडम होता है, हाँ और नॉलेज होता है। प्रिपरेशन होता है। वही ना, प्रिपरेशन कह एंड दें उसको। विजडम ओनली कम्स विद प्रिपरेशन। हाँ, आपने प्रिपरेशन करते हैं फिर और यू नो जाके द सब्जेक्ट, देन यू यस, कैन टॉक अबाउट इट। ठीक। एक तो प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी थी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, वो उसकी आपको ऊपर मैं लाते गए। उसने मुझे ऊपर लेके आई, ऊपर ले गया फिर ना। उसने मुझे नीचे गिराया। अच्छा, वो क्या क्योंकि किया था? मैं क्या वक्त से पहले मैं प्रमोट हो गया। अच्छा, ठीक है। प्रमोट होने के बाद मुझे काम तो इतना आता नहीं था, ना मुझे लोग मैनेज करने आते थे। ओके, आई वॉज वेरी स्मार्ट। मुझे डेयरी कैटेगरी का मैं मार्केटिंग मैनेजर था। सही। उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन किसको दे रहा हूँ? ग्लोबल CEO ऑफ टेट्रा पैक बैक देन। 30 साल का लड़का। अंग्रेजी भी अच्छी होनी चाहिए फिर। अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी अच्छी की जाती है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, मैं जिस एरा में पढ़ा हुआ हूँ, 1980 में मेरा एडमिशन हुआ स्कूल में, ठीक है। 1990 में मैंने मैट्रिक किया 10 साल में। ठीक है। क्लास 2 में जब मैं था तो देयर वाज अ रूल बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि इट वुड बी एन उर्दू मीडियम स्कूलिंग। ठीक है। तो हमारे सारे सब्जेक्ट उर्दू में। मेरी बड़ी बहन मेरे से 3 साल बड़ी, दे वर गोइंग फॉर इंग्लिश मीडियम। माई एल्डर ब्रदर जो 5 साल बड़ा था वो इंग्लिश मीडियम। मेरा छोटा भाई जो मेरे से 5 साल छोटा था, उस वक्त तक रूल चेंज हो गया। ठीक है। ही वॉज स्टडिंग इंग्लिश मीडियम एंड आई वॉज स्टडिंग उर्दू मीडियम। क्लास 2 से क्लास 8 तक, 88 तक आई स्टडीड इन उर्दू मीडियम। अच्छा, बड़ी बात है वैसे। 9th के अंदर इट गॉट कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट इंग्लिश मीडियम। ठीक। लेकिन हम एक सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरे टेंसेस और अंग्रेज़ी, मेरे मैट्रिक में अंग्रेज़ी में नंबर 150 में से 134 थे, अच्छे विच थे। इज़ अ प्रीटी डिसेंट ओह स्कोर। यस। एंड देन माय फर्स्ट ईयर में 100 में से इंग्लिश में 79-80 मार्क्स थे। तो खुद लोग इंतज़ार, ये कैसे इतने नंबर आ गए। 80% मार्क्स एक जगह, एक जगह 90% मार्क्स आए। लेकिन आई लर्न। ठीक है, एक और कोई बात बताएं, 2-3 बताएं। एक प्रेजेंटेशन हो गई आपकी अच्छी, हाँ, और हार्ड वर्क, जी हो समझ लग बहुत गई। मेहनत हार्ड वर्क सभी ये कहते हैं, ठीक है। और कोई? ऑनेस्ट हार्ड वर्क। मैंने एक मूवी देखी थी ब्रोकन एरो के नाम से। देखी मैंने भी। ब्रोकन एरो है जॉन ट्रेवोल्टा वाली। जी जी जी। उसका जो डायरेक्टर है उसका नाम है जॉन वू, राइट।
या तो ब्रोकन एरो का था या फिर हार्ड टारगेट का था। आई थिंक हार्ड टारगेट का था, जॉन वूस का नाम था। ठीक है। एंड मैं मेकिंग ऑफ दैट मूवी देख रहा था। उसने कहा कि जॉन वू से पूछा कि आप चाइनीज़ हैं और आप यहाँ पे आके मूवी बना रहे हैं, तो उसने कहा कि आप व्हाट आर योर, कहता है आई एम जस्ट अ हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट डायरेक्टर। इट हिट मी सही। इन माई यंग एजेस। और दूसरा मुझे ये पता चला कि मेरे ख़ानदान में मेरे जो वाले साहब हैं इंजीनियर्स, 2-3 इंजीनियर्स, 1-2 मैसन्स, 8-9 भाई थे और एक पंखे ठीक करते थे। और मेरे वाले साहब इंजीनियर, क्योंकि मेरे दादा बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने कहा कि यार जिसने जो करना करो। ठीक। तो 4 पढ़ गए, 4 नहीं पढ़े। लेकिन एक चीज़ मैंने अपनी फैमिली में देखी, जो रन्स द फैमिली, कि हम इंतहाई हार्ड वर्किंग लोग हैं। ठीक है। ओके। तो हमने इस ट्रेड को ले लिया कि अननोइंगली कि मेहनती लोग हैं। सो हम मेहनती बहुत हैं, ऑनेस्ट बहुत हैं, इंटेलिजेंट मेरा बड़ा भाई है, मैं नहीं हूँ। अच्छा। तो मुझे पता चला कि मैं सबसे ज़्यादा हार्ड तो वर्किंग। बॉसेस के साथ पर्सनल रिलेशंस जो हैं वो कितना काम आते हैं? मैं अपने जी। देखिए, मैं कोरियन कंपनी में काम करता हूँ। यहाँ पे आपको यू कैन सेट अ रूल कि आपने वाइन एंड डाइन नहीं करना। ठीक है। दे रिस्पेक्ट यू। वो तो मुसलमान नहीं है ना। सही है। It has not hampered my promotion और success ठीक है। one bit. मैं नाइट क्लब्स में नहीं जाता। सही। हम लोग जब यंग एज में थे तो हम सारे के सारे ही रातों को फिरा करते थे, जब हम ट्रैवल करते थे। ना मैं नाइट आउट जाता हूँ, ना मैं नाइट क्लब्स जाता हूँ, ना मैं ड्रिंकिंग करता हूँ, ना ठीक मैं है। कोई और गलत काम करता हूँ, सही। और ना ही मैं गोल्फ खेलता हूँ। ठीक है। गोल्फ में आती खेलनी है ना, मैं गोल्फ इसलिए खेलता हूँ कि मैंने बॉस के साथ खेलनी है। मैं तो पिछले 10 साल से बड़ा कामयाब हूँ। ठीक है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेहनत, डिपेंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी और हार्ड वर्क, ये सारा कुछ है। लोगों को पता है यार ये मेहनती आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, ठीक आदमी है, सही ये है। चल गया। मेरे लिए तो चल गया। जेंजी के लिए चलता है कि नहीं चलता देख लेते हैं। उमर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गुफ्तगू कुछ ना कुछ एक्सपोजर देखने वालों के लिए लेके आएगी। वैसे बातें बहुत थी करने वाली कि उमर गुमन साहब के पास स्टोरीज़ और कंटेंट काफ़ी है। वैसे मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटा जो है ना वो इनके साथ बात करने के लिए कम है। वैसे इनकी किताब भी आ रही है 30 सेकंड के नाम से, 30 सेकंड्स। मैं उस पे बात करना चाह रहा था लेकिन ज़रा टाइम कम होने की वजह से इंशाल्लाह उसमें फिर डिस्कस करेंगे। मेरे पास और भी 2-4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट थे। नोकिया डाई डाउन हुई, उस पर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन चलें फिर कभी बात कर लेंगे। उमर गुमन साहब की बातें आपने सुन ली हैं सारी। जो पसंद आती हैं वो ले लें, जो नहीं पसंद आती वो छोड़ दें। ख़ास तौर पे शादी के मामले में अपनी चॉइस करें। थैंक यू वेरी मच।